सुंदरपुर गांव के एक छोटे से गांव में राजेश और विनोद नाम के दो दोस्त रहते थे। राजेश हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त विनोद इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, राजेश और विनोद गांव के चौपाल पर खड़े थे, जहां दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी विनोद ने राजेश से हंसी में कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र राजेश, देखो ना, तुम जितनी मेहनत से कमाते हो उसे दूसरों की भलाई में लगा देते हो। एक दिन ये आदत तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान लेकर आएगी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं। समझ में आ रहा है ना, तुम क्यों अपनी कमाई को यूं ही लुटा रहे हो? अरे विनोद, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला? देखो, अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? मैं तो बस यही मानता हूं कि जब भी किसी मजबूर या गरीब की मदद करोगे तो वो नेकी एक दिन लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी। यही तो इंसानियत का असली मतलब है। मुश्किल वक्त में किसी का सहारा बनना वो सबसे बड़ा धर्म है। ओहो, अच्छा, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा? अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से सुनने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन आज के जमाने में ये सब फालतू की बातें हैं। देखो, मैं आज भी मानता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, जरेनिया, लेकिन फिर भी तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम्हारे अंदर ये भलाई करने का कीड़ा जो है वही तुम्हें कंगाल बना देगा। दुनिया में कोई भी मुफ्त की दुआओं से पेट नहीं भरता, ये बात समझ लो। विनोद की बात सुनकर राजेश कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि विनोद भीतर ही उससे जलने लगा था। राजेश के जाने बाद विनोद गुस्से में बोला, एक तो इसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव भर में भलाई का ढिंढोरा पीटता रहता है। लोग भी इसे सिर आंखों पर बैठाते हैं और हर जगह सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई पूछता तक नहीं। अब मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा ताकि लोग मुझे भी जाने और मेरा भी मान बढ़े। एक तो ये राजेश मेरी बात भी कभी नहीं सुनता, हर बार अपनी ही रट लगाए रहता है। अब मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं और कैसे अपने लिए इज्जत कमानी है। यह सब सोचकर विनोद कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। विनोद को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी सौम्या विनोद से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, ये जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र राजेश की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। लॉजिकली मैं कुछ समझी नहीं। अरे सौम्या, तुम तो जानती हो कि राजेश की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। और मेरा क्या? अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग पूछते तक नहीं, मुझे जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि राजेश की उपजाऊ जमीन उससे छीन जाती, तो उस दिखावे की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता उसे। अच्छा, तो यही बात है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी समझदारी से इस समस्या का हल निकालना चाहिए। अगर दिमाग लगाया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र राजेश को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सौम्या। राजेश के पास तो उपजाऊ जमीन है, अच्छी खासी फसल होती है, धन भी है। आखिर वो क्यों मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज लेगा? उसे कर्ज की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उसे उकसाऊं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारी बुद्धि तो बेल बुद्धि ही है। अब मेरी बात गौर से सुनो।
इतना कहकर सौम्या विनोद के कानों में कुछ धीरे से बताने लगी। उसकी बातें सुनकर विनोद के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो अपनी पत्नी की ओर देखता हुआ बोला, अरे वाह सौम्या, सच में तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। कमाल का आइडिया है ये। अब तो मैं समझ गया कि मेरी बीवी ही असली खिलाड़ी है। बीवी हो तो ऐसी जो हर मुश्किल का हल निकाल दे। अगले दिन विनोद जमींदार रामनाथ के पास जाकर बोला, नमस्ते जमींदार जी। विनोद ने नतमस्तक होकर कहा, जी, इस गांव की लगभग हर जमीन पर आपका कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों के, जैसे कि मेरा मित्र राजेश की जमीन, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। भाई, आप तो जानते ही हैं, उसकी जमीन से अच्छा फायदा हो सकता है, तो क्यों ना आप उस पर कब्जा कर लें और उसे कर्ज देने की शर्त पर उसे मजबूर कर लें, ताकि आप और भी संपत्ति के मालिक बन सकें। अरे विनोद, कब्जा ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। उसके लिए पहले एक मजबूत योजना बनानी पड़ेगी। और फिर राजेश तो तुम्हारा दोस्त है, तुम ही बताओ, मैं भला क्यों उसकी जमीन हड़प लूं? वैसे भी ये कोई छोटी बात नहीं है, सोच समझकर ही कदम उठाना होगा। अगर तुम कुछ सुझाव दे सको तो बताओ। क्योंकि मुझे राजेश का भलाई दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप राजेश की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी राजेश की जमीन पर कब्जा करने के दिन आप जो सपने देखता रहता हूं, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को राजेश के घर पर भेज दीजिए, जिसे राजेश ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वो बूढ़ा राजेश से अपनी बेटी का विवाह ना होने दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वो इतना कि राजेश के बस बाहर की बात होगी। अब मगर जैसा कि मैं राजेश का स्वभाव जानता हूं, वो तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा, और मैं राजेश को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार राजेश ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भाग बारी ब्याज लगाते रहना, और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे मान गए विनोद, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। बस एक बार वो मुझसे कर्ज ले, फिर वो कभी उसे उतार नहीं पाएगा। ठीक, तो मैं अभी राजेश के घर पर ही जा रहा हूं। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हां, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे राजेश जानता ना हो। ठीक है विनोद, इसकी चिंता तुम मत करो। कुछ ही देर में विनोद राजेश के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति राजेश के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा। मैंने तुम्हारे गांव में बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम हमेशा लोगों की भलाई के काम करते हो और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हो। दरअसल मैं अभी बहुत ही कठिनाई में फंसा हुआ हूं और किसी मददगार इंसान की तलाश में था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह लिए जितने भी गहने बनवाए थे, वे सबके चोरी हो गए। बेटा, मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहाँ हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते हैं, कोई नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी।
और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? अरे तो चिंता क्यों करते हो राजेश? जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना, बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विनोद। चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं। बाबा आप यही रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूं। राजेश विनोद के साथ जमींदार की हवेली चला गया। और जमींदार को सारी बात बता देता है। जमींदार मुस्कुराते हुए राजेश से बोला, राजेश, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन तो दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है। अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। जिसके बाद जमींदार ने राजेश को मुद्राएं पकड़ा दी। राजेश ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार के पास जाकर बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए। हाँ, अरे विनोद ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई। हमारा तो दिल खुश हो गया, मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और राजेश मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद राजेश अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। यह लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जो भी कर्ज लिया था वो सब कुछ अब मैं पूरी ईमानदारी से वापस लौटा रहा हूं। ये मेरे पास की पूरी रकम है जो मैंने मेहनत करके जमा की है। आप इसे गिन लीजिए और मुझे किसी भी कर्ज के बोझ से मुक्त कर दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राजेश? अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वो तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। ये सुनकर राजेश बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार जी, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज कहां से आ गया? वाह वाह, ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था क्या? मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं। देख राजेश, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है? मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा। बताइए। जमींदार ने राजेश को इतना ब्याज बताया कि राजेश को चक्कर आने लगा। बाप रे, इतना भारी ब्याज! ये तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? और तुम्हारा कौन सा खेत? कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो राजेश, तुम्हारा खेत अब नहीं मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, अभी निकल जाओ यहां से। क्या? ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। तुम देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। मुफ्त। अगले दिन राजेश सुंदरपुर गांव के राजा प्रताप सिंह के महल में पहुंच गया। और सारी घटना राजा प्रताप सिंह को बताते हुए बोला,
महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कुछ लोग मेरी ईमानदारी और भल मनसाहत का फायदा उठाकर मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूं महाराज। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। फिर राजेश अपनी सारी बात राजा को बताता है। ये सब सुनकर राजा प्रताप सिंह बोलता है, हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र विनोद को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद विनोद और जमींदार राजा प्रताप सिंह के सामने खड़े हुए थे। राजा प्रताप सिंह जमींदार से बोले, राजेश ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर राजेश का खेत हड़प लिया। अरे रे, ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे ये राजेश झूठ बोल रहा है। महाराज, ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप विनोद से पूछ लीजिए ना। विनोद तो राजेश का मित्र है ना, वो तो सच बोलेगा। क्यों भैया विनोद, बताओ। राजा प्रताप सिंह विनोद से बोले, क्या यह सत्य है विनोद? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। राजेश ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर राजेश बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो विनोद? हाँ, सही तो रहा हूं राजेश। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूं। तुम कहना क्या चाहते, तुम ये बताओ। महाराज, सीधी बात यह है कि राजेश एक झूठा व्यक्ति है। ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। चालाक है ये महाराज। नहीं महाराज, ये सरासर झूठ बोल रहा है। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। राजा प्रताप सिंह गुस्से से राजेश से बोले, तुम ये बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि राजेश के पास अब कुछ नहीं बचा। राजेश मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई, अगर आप चाहें तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जानता हूं कि राजेश अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब ये है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ये ऐलान कर दें कि आज से राजेश का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा राजेश को देने के लिए तैयार हूं, जिससे वो खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं ही सकता हूं महाराज। क्या रे, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज, बस ठीक है। आज से राजेश का खेत जमींदार हुआ और जो खेत का टुकड़ा राजेश को दे रहा है वो राजेश का हुआ। बस, अब तुम सब यहां से जा सकते हो, जाओ। राजेश मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी सुमित्रा राजेश से बोली, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं सुमित्रा, नहीं, मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वो सब ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया
उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है सुमित्रा। अरे वो तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत की है कि मेरा मित्र मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन राजेश जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी राजेश ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में 2 सैनिक छुप के बैठे हुए थे। राजेश दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों? तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं? अरे भाई, चिंता मत करो। राजा प्रताप सिंह का महामंत्री हमारी मदद कर रहा है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा प्रताप सिंह की हत्या करके चुपचाप वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, चलो। इतना कहकर वो दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही राजेश अपने आप से बोला, अरे महाराज की जान तो खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर राजेश दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। महल के बाहर उसकी नजर राजा प्रताप सिंह के पुत्र राजकुमार अर्जुन पर पड़ी। राजेश दौड़ता हुआ राजकुमार अर्जुन के पास पहुंचा और सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। वो दोनों महाराज को मारने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। यह सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? राजेश राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी राजेश को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। राजेश तुरंत फावड़ा से धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में राजेश ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। राजेश ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। उस संदूक में सोने हीरे मोती जगमगा रहे थे। राजेश बड़े से बक्से को लेकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर राजेश नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर विनोद भी सुन रहा था। विनोद ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की रह गईं। बाप रे, अरे यह तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे यह बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। विनोद तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने जो बंजर खेत राजेश को बड़े डींगे हाकने के लिए राजा सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है और जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना? तुम यह क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो बक्सा राजेश से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। जमींदार विनोद के साथ राजेश के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, ए राजेश, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। बकवास बंद करो जमींदार।
तुमने वो जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। सीधी सी बात है। इसके बाद जमींदार और विनोद दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा प्रताप सिंह से बोला, महाराज की जय हो। अरे आपने राजेश की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम थी और मैंने उसे जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, उसमें एक बहुत पुराना सोने चांदी से भरा बक्सा गड़ा हुआ था जो राजेश को मिला है और वो अभी उसे लौटाने से मना कर रहा है। कुछ ही देर में राजेश वहां पर आ जाता है और वो राजा प्रताप सिंह के सामने खड़ा था। जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी बंजर जमीन पर सोने, चांदी, हीरे, मोती का बक्सा निकला है। महाराज, बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वो बंजर जमीन मेरी है। तभी वहां पर राजकुमार अर्जुन का आगमन होता है। राजकुमार अर्जुन ने जैसे ही राजेश को देखा, वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता राजा प्रताप सिंह से कहा, अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, कल राज्य के जो गुप्तचर पकड़े गए हैं, इनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था, उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा था कि ये सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वो तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया पिताजी। सुनकर राजा प्रताप सिंह ने आश्चर्य से राजेश से कहा, राजेश, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। हाँ, इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। और हाँ, सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो सबकी गर्दन तुम्हारे धर से अलग करवा दूंगा मैं। दोनों जमींदार और विनोद बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई उगल दी। राजा प्रताप सिंह गुस्से में अपने सैनिकों से बोले, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की भलाई और ईमानदारी की राह पर चलने से हमेशा सच्चाई की जीत होती है। लालच और छल कपट का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है। दूसरों की मदद करना और सच्चाई के पक्ष में खड़े रहना ही सच्चा साहस और इंसानियत है।